पहले अगर हम बात करें मैटर की, ठीक है, क्या होता है आपका मैटर? गाइस, मैटर को डिफाइन कर किया जाता है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस इन द यूनिवर्स, जिसका कुछ वॉल्यूम हो और साथ ही में जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वेट हो, वो सब चीज आपकी मैटर कहलाती है। जैसे मेरे पास अभी ये मेरा पेन है, ठीक है, सो इसका कुछ तो वेट है, इसने यूनिवर्स में एक स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, कुछ वॉल्यूम है इसका, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैटर। सिमिलरली दिस माउस इज ऑल्सो अ मैटर, राइट? तो हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जिसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम स्पेस में ऑक्युपाई किया होगा, वो मैटर कहलाता है। मुझे बताइए, डेफिनेशन सबको क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल, हर वो चीज जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, इज मैटर। क्या लगता है, मैं आप एक मैटर है या नहीं है? वी आर मैटर और नॉट? मैम का पेपर फाड़ के आए, वेरी गुड भावदीप, बहुत अच्छे। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। हम आप सभी एक मैटर है भाई, अच्छा खासा हमारा वेट होता है ना, हमने 80 केजी के हम होते हैं, 70 केजी के होते हैं, राइट? और साथ ही में रूम हमारा घर होता है, स्पेस होता है, तो वी कैन टेक आवर स्पेस ऑल्सो मैटर। अब सवाल ये उठता है कि चलो भाई, मैटर तो जान लिए क्या है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर मैटर की बात करें तो ये बना किसका होगा, है ना? किस चीज का बना होगा ये मैटर आपका? सो गाइज, कल मैं आपको इससे और डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हर मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पार्टिकल्स से आपके बनते हैं मैटर। जनरली इन पार्टिकल्स को बाद में एटम कहा गया, ठीक है, और एटम क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, ये कल देखेंगे। अभी के लिए इतना याद कर लो कि हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यही आपस में मिलके मैटर बनाते हैं। अब इन्हीं पार्टिकल्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, इन पार्टिकल की अलग अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के मैटर देखने को मिलते हैं। जैसे वी आर लिविंग मैटर, राइट? वहीं आपकी चेयर, टेबल, लैपटॉप नॉन लिविंग मैटर हो गया, राइट? सिमिलरली वी हैव अ वेरी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ मैटर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, कुछ मैटर आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं, राइट? तो ये जो अलग अलग टाइप्स के मैटर होते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ दीज पार्टिकल्स ओनली, ठीक है? ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में भी ये डायरेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट इट एवरीथिंग हियर, बट स्टिल अगर एनसीईआरटी है तो दैट्स गुड। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात की जाए तो हमारे जितने भी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, उनकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके बीच में स्पेस होता है, राइट? सो दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। कैसे प्रूव करेंगे हम कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास वाटर है, उसको आपने कुछ लेवल से मार्क कर दिया, अब आपने इसमें एक स्पून शुगर डाल दिया, अब पानी है, बना होगा H2O से, ठीक है, तो ये भी तो एक पार्टिकल ही है। देन आपके शुगर C6H12O6, शुगर, ये भी तो पार्टिकल ही है। जब आप मिक्स करते हो तो आप क्या देखते हो कि शुगर का, पानी का लेवल बढ़ जाता है शुगर मिलाने से? नहीं बढ़ता है ना, लेवल तो पानी का सेम ही रहता है, और कुछ समय बाद तो शुगर के पार्टिकल्स भी दिखना बंद हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पानी में शुगर के पार्टिकल्स जो है नहीं दिखते हैं, वो सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दैट मीन्स कि इनके बीच में कुछ तो स्पेस है जिसमें कि ये शुगर वाले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इसीलिए पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा और आपको पार्टिकल्स दिख भी नहीं रहे। ये बात समझ में आई कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ? दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पार्टिकल्स की कि ये हमेशा मूव करते रहते हैं गाइस, दे आर ऑलवेज इन मोशन, है ना? ये कभी स्थिर नहीं होंगे, लगातार इनमें मूवमेंट होती रहती है। क्लियर? तो जैसे ये पार्टिकल्स हैं, इनमें लगातार मूवमेंट होगी, लाइक दिस।
ओके, लगातार इनमें मोशन होता रहता है और अपने मोशन के आधार पर ही ये फिर से अलग अलग स्टेट में भी डिफाइन हो जाते हैं। जैसे हमारे गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा मोशन होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, और हमारे जो सॉलिड होंगे उन बेचारों के पास तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इतना तो आपने 9th-10th में पढ़ा ही होगा कि पार्टिकल्स सॉलिड के आपस में एकदम कॉम्प्रेस्ड होते हैं, ठीक है, एकदम चिपके होते हैं, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता है। तो ये मूवमेंट कैसे करेंगे, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे, सिंस की जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका नेचर होता है बदमाशी करने का, तो उनको कहीं भी बिठा दो वो अपने तरीके की बदमाशी कर ही लेंगे, राइट। तो उसी तरह हमारे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, सिंस की इनका नेचर होता है मोशन का, तो ये सॉलिड स्टेट में भी मोशन कर ही लेते हैं, वाइब्रेट करके, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ बिल्कुल वो भी हो सकता है भास्कर, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका टाइप है गाइस, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमारे पार्टिकल्स के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में करीब होते हैं बिल्कुल। जब पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे, एकदम आपस में कंबाइंड होंगे ये। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, अगर हम बात करें गैसेस की, तो वहां पे क्या होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में कम होगा, और गैस में तो होगा ही नहीं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। बात समझ में आई, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई है। चलिए देखिए, बुक के लिए प्रियम कुमार मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जस्ट गो फॉर एनसीईआरटी, और कोई बुक प्रेफर नहीं करनी है, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी। ओके, साइंस। तनु लास्ट वाला कह रहा था कि हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर दो पार्टिकल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो ये दोनों एकदम आपस में चिपके होंगे, अगर ये कम हुआ तो ये दूर दूर भागते रहेंगे। बात समझ में आई, तो इनका नेचर होता है अट्रैक्ट करने का। क्लियर? चलिए, Kavya ma'am once more. Okay, Kavya, which point you couldn't understand? Please let me know. आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? हमारे पार्टिकल्स के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला कि उनके बीच में स्पेस होता है, सो दैट दे एब्जॉर्ब अदर पार्टिकल। सेकंड, दे कैन मूव, उनके अंदर मोशंस होते हैं। थर्ड पॉइंट, उनके पास वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, हाँ वो भी पढ़ो भाई, जो बायजूस ने आपको बुक प्रोवाइड की है वो पढ़ो, मैं तो अलग से बता रही हूँ कि अगर यू वांट टू रीड समथिंग डिफरेंट गो फॉर एनसीईआरटी, अदरवाइज आपको यहाँ से जो भी मिलेगा सब एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। चलिए जी, अब मैटर के प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारे जो मैटर होते हैं ये फर्दर स्टेट में डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन तो थ्री बेसिक स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। इनके अलावा प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये दो और मैटर बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, तो हमें टोटल ये पांचों स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। क्लियर, वन बाय वन हम इन सब की प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीनवाइल मुझे बताओ, किसी को दोबारा तो नहीं लग रहा है कि रिपीट करना है? यहाँ तक सबको सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं एवरीवन? मैम ये बताओ तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। खुश, मैंने आप लगता है लेट ज्वाइन किया हो। अब ये सारी जो जनरल डिस्कशन है ना गाइस, प्लीज हम इन्हें लास्ट में लेते हैं, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लो वरना फिर क्लास का पूरा फ्लो खराब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो, ज्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी ये, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, पढ़ लो,
एंड में क्विज भी होगा, उसके बाद जो भी जनरल डाउट होंगे वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड। देखो सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों यहाँ पे पार्टिकल्स आपके टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं? क्योंकि सॉलिड के केस में जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं। गैप बिल्कुल नहीं होता है, एकदम गैप नहीं होता है, इसीलिए आप इनको फर्दर इन पे जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये कॉम्प्रेस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक ट्रेन में आपकी जो सीट होती है लोअर बर्थ, उस पे 3 लोगों की सीट होती है ना जनरली, लेकिन हम इंडियन 3 की जगह 5 तो बैठ ही जाते हैं, राइट। हम लोग 5 तो बैठ जाते हैं बड़े आराम से, उस पे 3 के 5 हो जाते हैं। अगर मान लो कोई एक आ गए ओल्ड पर्सन, तो हम क्या करते हैं? हम उनको भी जगह दे देते हैं, और अब हम 5 के 6 भी हो जाते हैं, है ना, 5 के 6 भी हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ 6 के बाद मान लो कोई और आ गया, आपने किसी तरह उसको भी एडजस्ट कर ही लिया, इंडियंस हैं एडजस्ट कर लेते हैं। इनके बाद कोई और आए अगर, और वो कहे मुझे भी बिठाओ, तो क्या अब आप उसको बिठा पाओगे? नहीं बिठा पाओगे, राइट। मतलब जब पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, तो आप इन पे जब प्रेशर लगाओगे तो क्या ये फर्दर कॉम्प्रेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, है ना। आप इनको और फर्दर कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो। इसीलिए सॉलिड के केस में जो हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होती है, राइट, सॉलिड के केस में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होती है वो लो होती है। ये बात क्लियर हुई? सभी को क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, राइट। अब देखो यहाँ पे बात किया जाता है कि सॉलिड जो हमारे होते हैं ये फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, सिंस कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनका शेप और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। क्लियर? ये एक प्रॉपर शेप दे लेते हैं। ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट। अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ये मूवमेंट कहाँ करेंगे? मोशन कहाँ करेंगे? लेकिन नेचर तो है मोशन वाला, तो ये अपने ही पोजीशन पे ना वाइब्रेट करते हैं, राइट। दे जस्ट वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। ओके, एग्जाम्पल सबको पता है, सॉलिडाइज रॉक, वुड, जो भी सॉलिड चीजें आपके पास है वो सब सॉलिड स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट तरुण, देखो जब हमारा सॉलिड वाइब्रेट करता है, आप इसको एक थर्मल कंडक्शन से समझ सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी समझते हो क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारे सॉलिड में हीट का कंडक्शन अच्छे से हो रहा है, राइट। तो मान लो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और आपने नीचे से हीट किया, तो ये हीट पहले इसके पास आएगा, फिर वाइब्रेट होते होते ये हीट सभी के पास पहुंच जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास एक सॉलिड है और आपके पास एक लिक्विड है, तो मुझे बताओ हीट का कंडक्शन अच्छा किस में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा? कहाँ पे हीट का कंडक्शन ज्यादा अच्छा होगा? सॉलिड में होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको समझ में आई क्या होती है और क्यों सॉलिड में अच्छी होती है? जो भी मेटल के यूटेंसिल्स आप किचन में गैस पे बिठाते हो, पहले ऊपर का जो उनका टॉप सरफेस होता है वो गर्म नहीं होता है ना, नीचे वाला ही गर्म होता है। जैसे ही वो नीचे गर्म होता है, धीरे 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 ऊपर का टॉप सरफेस भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो हीट जो है वाइब्रेशन के थ्रू सभी पूरा ऊपर तक थर्म कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब सॉलिड को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन सॉलिड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस।
देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होगी जो एक प्रॉपर शेप में होगी, ठीक है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एकदम ऑर्डर में अरेंज होते हैं, प्रॉपरली ऑर्डर्ड होते हैं, एक अरेंजमेंट होती है उनमें। इनकी जो आपको इसी वजह से इनका जो आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा वो भी ज्यादा मिलता है, राइट, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड इन्हीं वजहों से सिंस कि इनमें आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है, ये हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसी सॉलिड के इसी नेचर को कहा जाता है एन आइसोट्रॉपी, ये याद कर लेना, ठीक है। एन आइसोट्रॉपी क्या होता है, सभी जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सभी एन आइसोट्रॉपी होते हैं, मतलब हर डायरेक्शन में इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी अलग अलग डायरेक्शन में। क्लियर है सबको एन आइसोट्रॉपी क्या होता है? डायमंड, रूबी, रॉक, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, सबको क्लियर हो गया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये एनाइसोट्रॉपी वाला? ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे, एमॉर्फस सॉलिड। ये बिल्कुल अपोजिट होता है आपके क्रिस्टलाइन से, ठीक है। प्रॉपर्टीज आकाश, जैसे कि आपके डायमंड का एग्जांपल ले लो। अब डायमंड हर डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी की रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, कहीं पे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कहीं पे थोड़ा कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी। आकाश क्लियर हो गया? ऋतु आपको क्लियर हो गया? एंड इसी प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। लक्ष्मी अब समझ में आ गया? एनाइसोट्रॉपी बेटा, जब आपके पास मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई क्रिस्टल है, उसका हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। जैसे डायमंड का भी मैंने एग्जांपल लिया, किसी कहीं पे आप उसको घुमाओगे तो आपको अलग लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, किसी साइड से अलग लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो हर डायरेक्शन में उसका रिफ्लेक्शन का जो अलग अलग इंटेंसिटी होता है, दैट इज द एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, शालिनी क्लियर है? चलिए, एमॉर्फस की अगर बात किया जाए तो एमॉर्फस जो होते हैं ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं आपके क्रिस्टलाइन से, ठीक है। क्रिस्टलाइन में पार्टिकल्स जो थे वो कम पूरा ऑर्डर में थे, है ना, वो पूरे एक ऑर्डर में अरेंज थे, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे रैंडम अरेंजमेंट है ना, कहीं से भी कोई भी आके जुड़ गया है, राइट। सो एमॉर्फस में दे हैव अ रैंडम अरेंजमेंट, यहाँ पे कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी शार्प नहीं होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एमॉर्फस, और ये जो होते हैं आइसोट्रॉपी होते हैं। क्रिस्टलाइन आपका एन आइसोट्रॉपी था, एमॉर्फस आपके आइसोट्रॉपी होंगे। ग्लास, प्लास्टिक, जेल्स आर द एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए आते हैं लिक्विड पे गाइस। देखो लिक्विड स्टेट में होता क्या है कि हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में टाइटली, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इसका मतलब कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा और इससे कम होगा लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड्स दैट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और इसी वजह से लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसका शेप ले लेंगे, राइट, ये जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेंगे। यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड के कंपैरिजन में कॉम्प्रेस करना थोड़ा सा इजी है। तो अगर हम कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात किया जाए गाइस, तो यहाँ पे लिक्विड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, इनका फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफी, लिक्विड सबको क्लियर है। रितिका, आइसोट्रॉपी में हर डायरेक्शन में आपको सेम प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। एन आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब ही होता है सेम, ओके।
चलिए गैस पे आते हैं गाइस। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, अब ये वेल्ले होते हैं, है ना, इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, अगर होगा भी तो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब वो फोर्स जो पार्टिकल को एक दूसरे से अट्रैक्ट करके एक दूसरे के करीब ला रहा है, वो फोर्स है ही नहीं या बहुत वीक है। इसीलिए पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको गैस सॉलिड लिक्विड से, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेंड पूछ लेंगे, तो सबसे ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स में होगा, इसके बाद लिक्विड के पार्टिकल और इसके बाद गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हम बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर बात किया जाए तो मुझे बताओ ट्रेंड कैसा आएगा, आप लोग मुझे ट्रेंड बताइए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का। वेरी गुड, सबसे ज्यादा गैस में होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड में होगा। वेरी नाइस, यही क्वेश्चन पूछेंगे अगर तो पूछेंगे, क्योंकि इसमें यही दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब सिंस कि हमारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं, तो इनको कॉम्प्रेस करना इजी है, राइट। और इसी वजह से हमारे गैस के पास ना तो हमारे गैस का कोई वॉल्यूम होता है, ना तो आप इनको किसी कंटेनर में रख सकते हो, ना ही इनका कोई शेप होता है। गैस के हाईएस्ट कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये सभी हमारे एग्जाम्पल है। तो ये तीन तो आपके थे बेसिक स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद फर्दर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर हुआ एंड दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। ठीक है, ओके कुश, चौथा स्टेट ऑफ मैटर था आपका गाइस प्लाज्मा, राइट। अब देखो, जो आपने गैसियस स्टेट में देखा था, जो भी प्रॉपर्टी आपके गैसियस स्टेट की थी, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी आपकी प्लाज्मा की भी होती है। डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे प्लाज्मा में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि ये आयंस के फॉर्म में होंगे, या तो केटायंस होंगे या तो एनायंस होंगे। केटायंस हैं तो पॉजिटिव, एनायंस हैं तो नेगेटिव। क्लियर। लेकिन वही जब आपने गैसियस स्टेट में देखा था, तो ये देखो अनचार्ज्ड है, ये आयनाइज्ड नहीं है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में ये सभी आपके एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, राइट। सो दे आर सुपर एक्साइटेड, सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं, ये आपके सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होता है आपके प्लाज्मा स्टेट में। ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं ये सेम मैग्नीट्यूड में होती हैं, राइट, दे आर इन द सेम मैग्नीट्यूड। और जनरली प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया। ये बहुत ही हायर टेम्परेचर पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट मिल जाए। जहां पे बहुत गर्मी होगी, बहुत हाई टेम्परेचर होगा ना, वहीं पे ये स्टेट मिलेगा। जैसे आपके सन स्टार पे ये प्लाज्मा स्टेट मिलता है, लेकिन और भी जगह होते हैं, जैसे बिजली चमकती है जो, है ना, तो जो लाइटनिंग होती है दैट इज ड्यू टू दिस, वहां पे भी आपको यही प्लाज्मा स्टेट मिलता है। साथ ही में जो हम लोग साइन बोर्ड्स लगाते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है, उन सब में आपको ये प्लाज्मा स्टेट मिलते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी अट्रैक्ट होते हैं। तो प्लाज्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, आयोनाइज्ड होंगे।
वो पार्टिकल्स सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड होंगे। प्लाज्मा का कलर नेचुरली येलो होता है। क्लियर? देखो फ्लेम में भी जो आग लग जलती है ना, कैंडल की जो फ्लेम होती है उसमें भी आपको ये फ्लेम प्लाज्मा स्टेट से ही मिलता है। ओके, so plasma state is simply defined as the ionized state of gas. Okay, आकाश, क्लियर? नेक्स्ट स्टेट आता है आपका बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीईसी भी कहते हैं। देखो ये टॉपिक आपका बहुत इजी है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो इन्हीं में से आएगा। देखो इन्हें सुपर एक्साइटेड और एनर्जेटिक इसलिए कहते हैं वत्सला, क्योंकि हमारे जो गैस होते हैं ना, जो भी हमारा एलिमेंट होता है, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई चार्ज आ जाता है ना, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तभी चार्ज कब आता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो स्टेट इनकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ठीक है, कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे ना, वहां पे ये सब समझ में आ जाएगा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आपका होता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। नाम याद कर लो, बीईसी आपका पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई गैस है, ठीक है, जब गैस कंडेंस करती है, कोई भी वेपर जब कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में आता है तो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। उसी तरह जब भी हमारी गैस कंडेंस होगी, लेकिन वो कब कंडेंस हो रही है, एट एब्सोल्यूट जीरो के टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जब आपकी गैस, मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप अपनी गैस को ठंडा कर रहे हो, राइट, और ठंडा होने पे गैस क्या होती है, कंडेंस होती है, तो दैट कंडेंस स्टेट इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुझे बताओ सबको क्लियर हो गया ये कौन सा कंडेंसेशन स्टेट है? सिंपली आपके गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कंडेंस कर दिया गया। नाउ दैट कंडेंस स्टेट इज कॉल्ड योर बीईसी। बीईसी जनरली हमारे सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड्स में यूज किया जाता है, राइट। जो सुपर कंडक्टर होते हैं, ये वो कंडक्टर होते हैं जिनमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी ना कंडक्ट करती रहती है, लगातार इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता रहता है, कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर। सुपर फ्लूइड्स होते हैं जहां पे लगातार लिक्विड फ्लो करती है बिना वहां पे लिक्विड में रुकावट होते हुए। ठीक है अमनदीप, फिर से देखो बीईसी क्या होता है। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है, आपको कब मिलेगा ये मैटर का स्टेट, जब आप किसी गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ठंडा करते हो, तब जो कंडेंस स्टेट मिलता है दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, नहीं भास्कर, क्लियर? सुपर कंडक्टर का मतलब होता है वत्सला ऐसा कंडक्टर जिसमें लिक्विड जो है लगातार फ्लो करता रहे, लगातार फ्लो करता रहे, बीच में रेजिस्टेंट ही ना हो, तो वैसे इस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो बात थी आपके 5 स्टेट ऑफ मैटर की। अब जो हमारी की स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, इनके बीच में इंटर कन्वर्जन भी होता है, राइट। इनके बीच में ना इंटर कन्वर्जन भी होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये अपना स्टेट बदलते रहते हैं, एक से दूसरे स्टेट में आते जाते रहते हैं, लेकिन जब ये एक से दूसरे स्टेट में बदलते हैं तो एक पर्टिकुलर टर्म होता है, राइट। आपको वो याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो कोई पीएचडी नहीं करनी है आपको मैटर में, पेपर आपने कल का सीरियस वाला देखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एक बार समझ लेनी होती है और उनके एग्जांपल्स देख लेते होते हैं, दैट्स इट, सीधा क्वेश्चन आता है आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं सॉलिड स्टेट। अब मान लो आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जैसे कि आइस, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है आइस। सॉलिड जब आपका मेल्ट करता है
तो वाटर यानी आइस मेल्ट करके वाटर बनता है, वाटर लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड जब मेल्ट होता है लिक्विड स्टेट में, प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। जब ये लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन। ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। वेपोराइजेशन। गैस आपका फर्दर जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए जब वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो प्रोसेस कहलाता है, अच्छा ये अभी रहने दो, इसको मैं बाद में बताती हूँ। अभी ये देखो, गैस हमारा जब लिक्विड में वापस कन्वर्ट होता है तो ये कहलाता है कंडन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, liquid converted into solid and process is called फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। इसको आप फ्रीजिंग भी कह सकते हो और सॉलिडिफिकेशन भी कहते हो, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जब गैस और सॉलिड की अगर बात करें, जैसे हमारा सॉलिड अगर डायरेक्ट बिना लिक्विड में बदले गैस में चेंज हो गया, तो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ओके, एंड गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सॉलिड में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस कहलाता है रिवर्स सब्लिमेशन। सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स याद करने हैं। किसी को कोई डाउट इस टर्म्स में? सबको क्लियर है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन एंड रिवर्स सब्लिमेशन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो हमारा सब्लिमेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन भी आता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो आयोडीन, कैम्फर देखा है सभी ने, कपूर, कैम्फर तो आप सभी के घर में भी होगा, है ना? तो कैम्फर क्या होता है, जब आप कपूर को रख दो, सॉलिड स्टेट में है, थोड़ी देर आप रख दो, क्या होता है उसमें, कुछ दिन बाद जब देखोगे तो वो पूरा वेपोराइज हो जाएगा और आपको एक छोटू सा टुकड़ा मिलता है, राइट? तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सब्लिमेट। मतलब कैम्फर ने सब्लिमेट किया, सॉलिड से वेपर गैस स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है? नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना। एंथ्रासीन, ड्राई आइस, ये सभी आपके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ओके, रिवर्स सब्लिमेशन। देखो, रिवर्स सब्लिमेशन में जो हमारे गैस होते हैं वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी रिवर्स सब्लिमेशन को हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं, राइट? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। ओके यश, देखो, जो हमारे रिवर्स सब्लिमेशन है ना, इन्हीं को डिपोजिशन भी कहते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो आपका कोई बहुत ठंडी कंट्री है, राइट? अब वहां पे जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल है, सडनली वो क्या किए, डिपॉजिट हो गए आइस के फॉर्म में। आप बालकनी में जाते हो, देखते हो कोई स्नोफॉल नहीं हुआ है, लेकिन सुबह उठ के देख रहे हो ट्रीज पे पूरे आइस जमे हुए हैं, बालकनी में पूरी आइस भरी हुई है। कैसे? जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल हैं, अब वो सॉलिड, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ चुके हैं। ठीक है, तो गैस हमारे जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो रिवर्स सब्लिमेशन और डिपोजिशन इज द नेम। क्लियर है अमनदीप? ये सभी एग्जाम्पल सब्लिमेशन के हैं, सोना, ये सभी एग्जाम्पल सब्लिमेशन के हैं। ठीक है, अनु, अनु क्लियर है? अनु, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको इनसे। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल में देखते जाएंगे। मैम, एयर में वाटर तो लिक्विड, तो लिक्विड गैसियस पार्टिकल में तो होते हैं ना, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ऐसा थोड़ी कि आपको ह्यूमिडिटी में क्या होता है, मॉइस्चर आपके एयर में होता है, लेकिन थोड़ी ना आपको एयर में बूंदे दिखती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, राइट? चलिए आगे बढ़े। कल ही के एग्जाम्पल, कल के एग्जाम में आपने अगर सीरीज का पेपर देखा होगा, वहां पे भी एक एग्जाम्पल आया था डिपोजिशन का,
राइट, जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो गैस निकलती है वो बाद में एक रॉक क्रस्ट के फॉर्म में बन जाती है ना, एक सॉलिड क्रस्ट बना लेती है। तो जो गैस से सॉलिड क्रस्ट बना है वॉल्केनो का, दैट इज योर डिपोजिशन। ठीक है, तो जब गैस आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गाइस। अब मान लो कि आपके सॉलिड स्टेट में मैं कोई आइस है, ठीक है, आइस में सॉलिड स्टेट का है, आपने इसको हीट किया, तो जब हीट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड है, एकदम क्लोजली और टाइटली पैक्ड है। जब आप हीट करते हो तो हमारे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट, वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे, और मूवमेंट की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा, एंड देन दे स्टार्ट मेल्टिंग एंड बिकम्स इन अ लिक्विड स्टेट। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उनके बीच में वो कम हो जाएगा, एंड देन दे स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, डेंसिटी संदीप, डेंसिटी आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से। ओके, चलिए वो आप पढ़ना निष्ठा फिजिक्स की क्लास में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आता है आपका लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट क्या होता है, देखो लेटेंट हीट होते हैं आपके हिडन हीट, एक छुपा हुआ हीट होता है ना। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेम्परेचर बाहर से दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बाहर से नहीं दे रहे हो, खुद की उसकी हीट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी को देख के, अरे ये तो बड़ा हॉट है ना, तो क्या है उसके, वो क्या नीचे अपने पीछे से रॉकेट वाली लाइट निकाल के चल रहा है क्या, आग निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना, ना ही वो क्या कहते हैं ब्लोअर लेके चल रहा है, राइट, उसकी कुछ हीटनेस होगी अंदर की, राइट, तो दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। यानी हमारे कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनके अंदर छुपी हुई हीट होती है, हिडन हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और उस हीट की वजह से अगर उनका उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। So the heat which break the force of attraction between the molecule is called latent heat. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब यहाँ पे होता है कि जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अभी आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए पढ़ा था मेल्टिंग, ठीक है, इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। क्लियर, तो अब होता क्या है, कितना लेटेंट हीट चाहिए एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब बाहर से आपने इसको कोई हीट नहीं दिया, एक सॉलिड रखा हुआ है, आपने कोई हीट नहीं दिया, अपने अंदर की उष्मा से ये कन्वर्ट हो गया है लिक्विड स्टेट में, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, देखो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है टूटना, यश, राइट, लेकिन ये हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में। यहाँ पे हमारा जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ओके, अच्छा यहीं पे एक और आता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब कितना हीट चाहिए लिक्विड को सॉल गैस में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब आपने कोई हीट नहीं दिया, लिक्विड की खुद की हीट से जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, दैट पर्टिकुलर हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो अगर डेफिनेशन समझ में आ गया है तो मुझे थम्स अप करके बता दो मैम डेफिनेशन क्लियर है। जैसे लिक्विड आपने मान लो टेबल पे आपके पानी गिर गई, ठीक है, आपने उसको क्लीन नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद आप क्या देखते हो कि वहां पे पानी की बूंदें नहीं है, मतलब वो पानी इवेपोरेट हो गई, राइट, तो कुछ तो हीट होगा ना, मतलब ये अपने खुद के अंदर की छुपी हुई हीट से इवेपोरेट हो गई, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अभी सबको क्लियर हो गया।
हाँ ना बोल दो यार, इतना कोई टफ नहीं है जो इतना सोच रहा हो सब लोग, जैसे लग रहा है मैं कौन सी पीएचडी वाली क्लास में हम लोग बैठ गए हैं, एकदम पूरा फुल फोकस हो करके। बिल्कुल टफ नहीं है ये, एकदम इजी टॉपिक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा। ओके चलिए, सब्लिमेशन तो सबको क्लियर हो गया। हाँ स्वीटी वही होगा, सब्लिमेशन तो याद हो गया सबको। सॉलिड जो है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। चलिए आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? देखो जब आप अभी केमिस्ट्री में ना कई जगह बॉइलिंग पॉइंट सुनते रहोगे, अब साइंस पढ़ना शुरू कर ही दिया है तो ये सभी टर्म्स आपको हर रोज मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये वो टेम्परेचर होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब हमारी लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देती है। तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई भी लिक्विड बॉईल क्यों करने लग जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है, आपने उस बीकर में वाटर डाल दिया, राइट। अब आपने उसको फ्लेम दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको आपने उस लिक्विड को बिठाते ही आपका लिक्विड बॉईल करने लग जाएगा। कैसे पहचानते हो कि लिक्विड बॉईल करता है? जब उसमें बुलबुले छूटते हैं तब पहचानते हो ना कि हाँ अब मेरा लिक्विड बॉईल कर दिया। कभी किसी ने बॉईल किया है लिक्विड को या नहीं किया है? पानी उबाले हो कभी? उबाले ही हो। कैसे पहचानते हो कि पानी उबल गया? जब उसमें बुलबुले आते हैं तभी तो पहचानते हो ना कि हाँ भाई पानी उबल गया, बबल्स आ गया। तो क्या गैस पे बिठाते ही बुलबुले आ जाते हैं? नहीं, है ना। गैस पे बिठाते तो आते ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड को गैस पे बिठाते हो तो टेम्परेचर देते हो, तो सबसे पहले उसमें से इवेपोरेशन होना शुरू होता है ना, धीरे धीरे वेपर बनना शुरू होता है। ओके, अब ये जो वेपर है ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं उस लिक्विड के ऊपर। वेपर है, गैस है, तो प्रेशर क्रिएट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर भी तो मिक्सचर ऑफ गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी गैस के मिक्सचर होते हैं। तो जब ये देखते हैं कि हमारे दुनिया में कोई नया वेपर आ रहा है, कोई नए गैसेस आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उन पे अपना अलग एटमॉस्फेरिक जो वेपर होते हैं ये अलग प्रेशर बनाते हैं इनके ऊपर। यानी एक आपका एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, एक आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर है। और वो टाइम जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब दैट टेम्परेचर एट विच atmospheric vapor pressure becomes equal to liquid vapor pressure, उसी समय आपकी पानी उबलने लगती है, right? So that is the time at which your liquid starts boiling. सभी को क्लियर हो गया? एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है एवरीवन? भास्कर समझ में आ गया? ऑल राइट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ओके गुलनाज बहुत अच्छा। अब आते हैं प्रेशर का इफेक्ट देखने, ठीक है। देखो हमारे प्रेशर की अगर बात किया जाए तो मुझे बताओ क्या सॉलिड स्टेट में आपको प्रेशर मिलेगा? क्या सॉलिड स्टेट पे आप प्रेशर लगा पाओगे? नहीं। तो किस पे आप प्रेशर लगा पाओगे सबसे अच्छा? गैस पे, है ना। तो आपको गैस में प्रेशर मिलेगा, राइट। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर गैस का सबसे ज्यादा होता है। जब भी हम किसी गैस पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। यानी कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब आप लिक्विड गैस को लगाते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? When a high pressure is applied to the gas, it get compressed, and if temperature is lower, it is liquefied. So that is the effect of change of pressure. कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, राइट। आई थिंक एनडी में आया था या सीरियस में आया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट। प्रेशर कुकर में
क्या होता है जब आप प्रेशर कुकर में कोई भी चीज जल्दी बॉईल करने लग जाती है, क्यों? राइट, सो क्योंकि उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है प्रेशर कुकर में। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बन जाता है ना, ऊपर तो जा नहीं रहा, सारा का सारा वेपर प्रेशर जो है अंदर ही है, वेसल के अंदर ही है, तो जितना जल्दी वेपर बन गया, प्रेशर बन गया, उतनी जल्दी चीजें बॉईल हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट में भी आपका लिक्विड बॉयल हो रहा था, वेपर बन रहा था, लेकिन इवेपोरेशन होता है कि इसको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए था, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड आपकी बॉयल हो रही थी, बट इवेपोरेशन में किसी भी टेम्परेचर पे आपकी लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होने लगती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इवेपोरेशन गाइस। मुझे बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं? द फिनोमेना बाय व्हिच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगो spontaneous transition to gaseous phase at any temperature below its boiling point called as evaporation। डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? जैसे मान लो बरसात हुई है, रोड पे पानी इकट्ठा है ना, क्या होता है धीरे धीरे जब सन आता है तो धीरे धीरे हीट से वो लिक्विड वेपर होती जाती है, वेपोराइज हो जाती है, और अल्टीमेटली पूरा रोड आपकी ड्राई हो जाती है। कोई ऐसा तो नहीं ना कि पहले वो बॉयल हो रहा है, हाँ लेटेंट हीट, करेक्ट। मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए इवेपोरेशन के लिए, किसी भी टेम्परेचर पे जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर। अब बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा? हाँ जी शालिनी, बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा टेम्परेचर हमारे इवेपोरेशन पे इफेक्ट डालेंगे। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। जैसे एक ग्लास में दूध है और एक बाउल में मिल्क है ना, दोनों में से ठंडा कौन सा पहले होगा? ऑफ कोर्स आपके बाउल वाला ठंडा होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ग्लास वन, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी उमस होता है ना, जैसे एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, और तो बताओ मुझे, क्या जब एयर में मॉइस्चर होता है तो आपको स्वेटिंग होती है लेकिन वो ड्राई नहीं हो पाता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है एयर में, इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे ये ह्यूमिडिटी के प्रेजेंस में इवेपोरेशन कम हो जाता है। फैन चलने पे तो वैसे ही गर्म खाना तुरंत ठंडा हो जाता है ना, तो विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है सबको? चलिए, दैट्स ऑल अबाउट योर मैटर, इतना पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक का इज मैटर प्योर वाले टॉपिक में, ठीक है। ह्यूमिडिटी होता है भास्कर जब एयर में ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं, दैट इज द ह्यूमिडिटी। तो वो क्या करता है, और पानी के पार्टिकल्स को लेना नहीं चाहता है एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पे इवेपोरेशन का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है।